हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ ड्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट सेवेंथ और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये नॉवल मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस मिशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 101। इन द इक्वेशन W1 इज इक्वल टू W0 e रेज टू पावर RT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E। तो अब सबको पता है ये इक्वेशन किसके लिए, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ये फाइनल ग्रोथ, ये इनिशियल ग्रोथ। ई क्या है यहाँ पे, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और आर यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है। और टी इज टाइम ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर ये कर्व कैसा होता है, अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड है तो ये सिग्मोइड शेप, और इसका ये वाला जो फेज है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट, एक्सपोनेंशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो लैग फेज, इसके बाद लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, और ये स्टेशनरी। तो इसका कर्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। तो ये डेटा सही दिया हुआ है। रेन फॉरेस्ट में पहले 14% था, अब 6% रह गया है। और ये एविल कॉर्टेड जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो चार इसमें कारण दिए हुए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। इसके बाद यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, ये चार कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। इसमें से हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन। और इसमें अगर देखा जाए तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर लॉस किस वजह से हो रहा है, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है और कन्वर्ट किया जा रहा है इसको ग्रास लैंड में फॉर कैटल्स। तो इस वजह से ये डेटा एकदम सही दिया हुआ है, 14% और 6%। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा 102 इज 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग thousands of plants through tissue culture is called। तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट को यूज़ करते हैं, उसे एक्स प्लांट बोलते हैं। और इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है एसेप्टिक कंडीशंस में, और इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोपग्यूल्स का साइज जो होगा वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन। जीन थेरेपी यूज़ की जाती है मेंडेलियन डिजीज, मेंडेलियन कंडीशंस में, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जहाँ पर होंगे, सिंगल जीन डिसऑर्डर होगा वहाँ पर। बायो रिमेडिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को यूज़ करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना, दिस इज बायो रिमेडिएशन। और ये है RNA इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। इन कॉकरोच द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरकल्स, 104 में ओपनिंग ऑफ द स्पाइरकल्स इज रेगुलेटेड बाय विच स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम पूछा गया है जो स्पाइरकल्स को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। तो ये स्फिंक्टर, स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ल्यूमेन उसका ओपनिंग का साइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सर्कुलर मसल्स हैं ये, थिक बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये साइज को कम कर देगा। और स्पाइरकल्स कितने होते हैं, तो ये 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स प्रेजेंट हैं लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में, 2 पेयर थोरैसिक हैं और 8 पेयर्स एब्डोमिनल। 2 पेयर थोरैसिक, 8 पेयर्स एब्डोमिनल। बाकी हेपेटिक सीका ये डाइजेशन से रिलेटेड है, गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं इसको। और ये जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं फोरगट और मिडगट के। ऑस्टिया ये पोरीफेरम में प्रेजेंट है, मेनी इनलेट, सिंगल आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया कॉकरोच के लिए। लैब्रम माउथ पार्ट है, यहाँ पे कॉकरोच में माउथ पार्ट्स का माउथ पार्ट च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है ये। लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल, मैक्सिला और बीच में टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ये रेस्पिरेशन, साइनसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोच का अगर कट सेक्शन देखें यहाँ पर तो ये इस तरह से डॉर्सल साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये हार्ट हो गया, इस तरह से हार्ट है ये। और हार्ट के चारों तरफ जो साइनस प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। यहाँ पर ये जो साइनस होगा इसे पेरिकार्डियल साइनस, और नीचे की तरफ जो साइनस प्रेजेंट है इसे बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस। यहाँ पर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो ये वाला साइनस हो गया पेरीन्यूरल साइनस, और ये बीच में जो साइनस प्रेजेंट है इसे बोलते हैं पेरीविसरल साइनस। तो साइनस ही प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, ओपन होगा ये। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया रेस्पिरेशन के लिए सही है। सलाइवरी ग्लैंड ओनली एक्सक्रीशन, तो ये गलत हो गया। सलाइवरी ग्लैंड जो होंगी ये डाइजेशन के लिए। इनकरेक्ट मैच पूछा था तो 105 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। फाइटोप्लैंक्टन्स फॉर्म, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या फॉर्म करते हैं? तो फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स मतलब जो पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होंगे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर फर्स्ट, इस पे फीड करती हैं स्मॉल फिशेस जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर इसके ऊपर लार्ज फिशेस थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ये पैसिवली फ्लोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। टोटल अमाउंट पूछा गया ऑर्गेनिक मैटर का जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो इसको बोला जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेटरी लॉसेस हटा दिए जाए तो ये बनेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिलेगा। यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, वाटर बॉडीज में लेक वगैरह जो है उसका न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, उसके लिए टर्म यूज करते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ 107 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कैलेक्स क्या होगा? कैलेक्स सेपल, इसका यूनिट है सेपल। करोला, करोला का यूनिट क्या होगा? पेटल। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमेन। और गाइनोशियम, गाइनोशियम का यूनिट कार्पेल। तो ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। के सी ए जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। के इज फॉर कैलिक्स, सी इज फॉर करोला, ए इज फॉर एंड्रोशियम एंड जी इज फॉर गाइनोशियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 109 में देखा जाएगा करेक्ट मैच पूछा जाए तो पैंथेरा, पैंथेरा क्या है? ये जीनस है, और इसमें क्या होंगे? पैंथेरा, लियोपार्डस, टिग्रिस, तो ये सब हो गए मैमल्स। पैंथेरा क्या है? पैंथेरा लियो लॉइन के लिए हो गया, पैंथेरा पार्डस ये लेपर्ड के लिए हो गया, और पैंथेरा टिग्रिस ये टाइगर के लिए। और ये सारे क्या हैं? ये मैमल्स हैं। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हो गई मैमल। नियोफ्रॉन इज वल्चर, एव्स कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड होंगे। मैमल्स एंड बर्ड्स दीज आर वार्म ब्लडेड। टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो क्या है? टॉर्टोइज। चीलोन इज टर्टल, टेस्ट्यूडो इज टॉर्टाइज, और ये क्या है? रेप्टाइल है। बूफो, बूफो क्या है? टोड, और ये एम्फीबिया है। एम्फी मीन्स बोथ, डुअल, और बिया मीन्स लाइफ। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैचिंग 109 की देखी जाए तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग होगी फर्स्ट, ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट।
नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर भी करेक्ट मैच पूछा गया है 110 में। तो करेक्ट मैच यहाँ पर देखें, लैम्प्री। लैम्प्री जो है ये साइक्लोस्टोमेटा में आता है। लैम्प्री ए, एग्नेथा, एग्नेथा की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसका मेंबर है ये। लैम्प्री का दूसरा नाम पेट्रोमाइजोन, और दूसरा मेंबर इसका है साइक्लोस्टोमेटा का मिक्जीनिया हैगफिश, मिक्जीन और हैगफिश। और इसमें से ये वाला जो होता है पेट्रोमाइजोना लैम्प्री, ये एनाड्रोमस होता है, मतलब सी वाटर से ये स्पॉनिंग के लिए किस में जाएगा, फ्रेश वाटर में, और वहाँ पर इसकी डेथ होगी, लार्वा फिर वापस से एडल्ट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा सी में। तो लैम्प्री हो गया एग्नेथा। एग्नेथा मीन्स विदाउट जॉ, ए मीन्स एब्सेंट, नेथोस मीन्स जॉ। देन ट्राइगॉन। ट्राइगॉन क्या है ये, ट्राइगॉन जो होगा वो प्रोटोकॉर्डिस, टेट्रापोडा एंड पाइसिस, ये पाइसिस का मेंबर है। पाइसिस में किसका, कॉन्ड्रिक्थीस का। कैलोड्स, कैलोड्स क्या है ये टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। कैलोड्स जो कैमिलियन, गार्डन लिजर्ड, कैलोड्स इज गार्डन लिजर्ड, कैलोड्स इज गार्डन लिजर्ड। गिरगिट जिसको बोलते हैं, और ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड को बोलते हैं कैमिलियन, ट्री लिजर्ड इज कैमिलियन। और वॉल लिजर्ड इज हेमीडेक्टाइलस। और डॉलियोलम, सैल्पा एसिडिया डॉलियोलम, ये हो गए प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर हैं सैल्पा एसिडिया एंड डॉलियोलम। तो ये हो गए प्रोटोकॉर्डेट्स। तो यहाँ करेक्ट मैचिंग 110 की हुई। सेकंड, ए इज फर्स्ट, बी इज फोर्थ, सी इज थर्ड एंड डी इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर करेक्ट मैच, यहाँ पर भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। एल्जिन, एल्जिन क्या है ये, फाइकोकोलाइडिया हाइड्रोकोलाइड्स, ये ब्राउन एल्गी में आउटर कवरिंग है। फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन क्या है, ये रोडोफाइसी, रेड पिगमेंट। सारगासम, पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम, मैरीन एल्गी, दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हिच आर यूज्ड एज फूड। पोरफायरा लेमिनेरिया एंड सारगासम, marine algae which are used as food. Polytrichum, Sphagnum polytrichum, moss, these are example of mosses, bryophytes. तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मैचिंग सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। एनाबीना, एनाबीना क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑसिलेट, एनाबीना नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोट्स। इसके बाद गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स ये क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स है, सही है। अगैरिकस, अगैरिकस हेट्रोट्रोफिक, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। फाइको एसिड, एस्कोबेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज जो क्लासेस दी हुई हैं उसमें से बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है गैरिकस। मशरूम, एडिबल भी होते हैं, पॉइजनस भी हैं ये। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। टोबैको मोज़ेक वायरस, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हेट्रोट्रोफिक नहीं, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, इनकरेक्ट मैच यहाँ पर कौन सा होगा, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसका जीनोम कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए।
प्लांट वायरस है तो आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अगेन अब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। तो रेप्लम, रेप्लम जो होता है ये फॉल्स सेप्टम है। रेप्लम इज फॉल्स सेप्टम, ओवरी में प्रेजेंट होगा और इसकी वजह से ये पहले यूनिलोकुलर होती है फिर ये बाइलोकुलर हो जाएगी, से बाइलोकुलर। लोक्यूल मतलब कैविटी, दो कैविटी हो जाएंगी। फॉल सेप्टम, पेपरी सेप्टम होगा। ब्रेसिकेसी में प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं क्रूसीफेरी। ब्रेसिकेसी इज आल्सो नोन एज क्रूसीफेरी। क्रूसीफॉर्म करोला, क्रूसीफॉर्म करोला मतलब क्रॉस के फॉर्म में करोला प्रेजेंट है। पेटल्स जो है वो क्रॉस के फॉर्म में है तो इसको क्रूसीफॉर्म, इसीलिए इसको क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। ब्रेसिकेसी का पुराना नाम क्या है? क्रूसीफेरी, क्रॉस के फॉर्म में है। कैपिटुलम, हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ये कंपोजिटी में, और यहाँ पर जो पेरिफेरी में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रे फ्लोरेट्स कहलाते हैं। गेंदे वगैरह में देखा होगा, सूरजमुखी में इस तरह से। और जो सेंटर में होंगे ये डिस्क फ्लोरेट्स, ये कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, रे फ्लोरेट्स जाइगोमॉर्फिक। ओनली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पोएसी, पोएसी क्या है? ग्रैमिनी या पोएसी, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं, यहाँ पर कैसे हैं? जाइगोमॉर्फिक। इनकरेक्ट मैच पूछा हो गया है तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच क्या होगा? तो 114 का करेक्ट आंसर सी फैन। सी फैन क्या है? गार्गोनिया, और गार्गोनिया कॉर्डेट्स नहीं है। गार्गोनिया क्या है? ये निडेरिया या सीलेंट्रेट्स। सी हेयर, सी हेयर भी कॉर्डेट नहीं है, ये एप्लीजिया, इसका दूसरा नाम है एप्लीजिया। और ये क्या है? मोलस्का का मेंबर है, फाइलम मोलस्का। सी कुकुम्बर, ये नॉन कॉर्डेट्स, ये सही दिया हुआ है। कुकुमेरिया, इसका दूसरा नाम क्या है? कुकुमेरिया। किसका मेंबर होता है ये? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स है ये। और सी लिली, सी लिली क्या है? एंटीडोन, और ये वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये भी क्या है? ये भी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, एंटीडोन, इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर करेक्ट मैच कौन सा हुआ 114 का? इट इज थर्ड। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन 115। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग पूछी गई है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी है प्लस यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, और ये कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन या ज़ैंथोफिल, और इनका कलर कैसा होता है क्रोमोप्लास्ट का? तो येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, या रेड हो सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ये ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है, और ये क्या करते हैं? स्टार्च को स्टोर करते हैं। इलायोप्लास्ट ये भी ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है, ये ऑयल एंड फैट्स स्टोर करते हैं। और एक और ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है, दैट इज एल्यूरोप्लास्ट, और एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगा? ये प्रोटीन को स्टोर करता है, ये प्रोटीन की स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैचिंग देखी जाए तो ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड, फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लड। ब्लड के लिए अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो इसमें फाइबर्स एब्सेंट है। कनेक्टिव टिश्यू में वैसे सेल्स प्रेजेंट होंगी, मैट्रिक्स होगा, ग्राउंड सब्सटेंस इसको बोला जाएगा, और यहाँ पर इसके अलावा फाइबर्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर फाइबर्स एब्सेंट है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ये। तो फाइबरलेस टिश्यू सही है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये भी सही है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, सही है। कार्टिलेज, बोन और स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं।
स्पेशल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू गलत हो गया, फ्लूइड न्यूरल टिश्यू ये भी गलत हो गया। तो ए, बी और सी यहाँ पर सही है। 116 इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 को अगर देखें तो इन सब मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, यहाँ पर पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी पूछी गई। वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। जब ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो इसके अंदर पॉलन ट्यूब फॉर्म करने की एबिलिटी है या नहीं है, तो इसे वायबिलिटी। ये कितने दिन तक रहती है? मेनी ईयर्स, मंथ्स, फ्यू डेज या फ्यू आवर्स। तो इसकी जो वायबिलिटी रहेगी वो फॉर मंथ्स तक रहती है यहाँ पर। 117 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ नेक्स्ट 118, परकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन। तो परकिंजे फाइबर्स जो इसका नोडल टिश्यू नेटवर्क है, ऐसे नोड, इसको बोलते हैं पेसमेकर। इसके बाद ये आएगा एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड से फिर ये बंडल ऑफ हिज, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और ये फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इसके बाद फिर वेंट्रिकल्स में ये परकिंजे फाइबर्स। इसके अलावा यहाँ पर परकिंजे सेल्स भी हैं, और परकिंजे सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो ये ब्रेन में, सेरिबेलम में। तो परकिंजे फाइबर्स कहाँ पर रहेंगे? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, दोनों हार्ट में प्रेजेंट होंगे। 118 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन क्या है? चांस इवेंट है, तो राइट टाइप ऑफ पॉलन पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, कंपेटेबल हो भी सकता है, इनकम्पेटेबल भी हो सकता है। और एक रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से रिकॉग्नाइज होगा। Pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type, that is compatible, या incompatible। Wrong type है तो incompatible। तो क्वेश्चन नंबर 119 में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। हाउ मेनी आर करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग टू हार्मोन एंड देयर टारगेट। तो हार्मोन्स दिए हुए हैं और इनके टारगेट्स दिए हुए हैं, और करेक्ट मैचिंग, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑक्सीटोसिन ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? तो ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, और एक्सोनली ट्रांसफर होगा एक्सॉन्स के थ्रू, ये पहुंचेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से फिर ये रिलीज होगा। और किस पर एक्ट करता है? तो ये मायोमेट्रियम, यूट्रस का जो स्मूथ मसल है उस पर ये एक्ट करेगा। टॉक्सिटोसिन, मायोमेट्रियम। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पर? ये सर्टोली सेल्स पर। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से आएंगे? ये हाइपोथैलेमस से आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेंगे, गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करेंगे। गोनाडोट्रोपिन्स क्या है? एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच सर्टोली सेल्स पर अगर मेल है, और अगर एलएच की बात की जाए फीमेल में तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगी, और एलएच सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। रैपिड इंक्रीज जो एलएच हार्मोन का होता है उसी की वजह से ओव्यूलेशन होगा, तो ये भी सही है। और एलएच सर्टोली सेल्स, अगर मेल की बात की जाएगी तो एलएच सर्टोली सेल्स पर नहीं, एलएच कहाँ पर एक्ट करेगा? लेडिक सेल्स पर। तो यहाँ पर कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू हार्मोन एंड देयर टारगेट? तो 120 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। 4 मैचिंग सही है, ए, बी, सी एंड डी। ई इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर ह्यूमन? मेमोरी लोब्स, अगर मेमोरी लोब्स की बात की जाए तो ईच मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20, 10 to 12 गलत। मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 to 29 डेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज, ये सही है। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 to 29 डेज की मानी जाए
तो ओवुलेशन होता है मिडवे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 14th डे। तो ये भी गलत। करेक्ट मैचिंग पूछी गई है, 121 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122nd, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ईच ओवरी कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो सही है, ओवेरियन स्ट्रोमा इसके लिए फ्रेमवर्क का काम करेगी, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होगा, इसमें वैस्कुलर सप्लाई होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगा, रिच वैस्कुलर सप्लाई होगी, प्लस यहाँ पर स्ट्रोमल सेल्स होंगी। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ है कॉर्टेक्स है, और सेंटर में मेडुला, मेडुला मिडिल। तो किसी भी पार्ट जैसे एड्रीनल ग्लैंड में भी जो पेरिफेरल पार्ट है कॉर्टेक्स है, सेंट्रल पार्ट मेडुला है, तो कहीं पर भी पेरिफेरल कॉर्टेक्स होगा, इनर मेडुला होगा, और पेरिफेरल रीजन में ही यहाँ पर फॉलिकल्स का मैचुरेशन। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। करेक्ट आंसर होगा 122nd इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123rd। MTP कंसिडर्ड एज ए गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो NCERT में दिया हुआ है MTP हालांकि बर्थ रेट पॉपुलेशन को कम कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए ये इसका पर्पस नहीं है। इसका पर्पस क्या है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये इसका पर्पस है। तो इसका यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं हो रहा है, ये गलत है यहाँ पर। अनवांटेड प्रेगनेंसीज मे बी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेप, या फिर फीटस और मदर दोनों के लिए वो कंडीशन जो होगी, वो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें दोनों की लाइफ को खतरा है, मदर की लाइफ को खतरा हो, तो उस कंडीशन में भी MTP परफॉर्म की जाएगी। मेथड दैट प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये यहाँ पर रीजन सही है। 123rd assertion is false but reason is true. Next question 124, which one of the following are incorrect match? इनमें से कौन से incorrect है? Incorrect match में अगर देखा जाए तो TH Morgan is related with linkage. TH Morgan वर्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला को यूज़ किया था। और सटन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी सही है। अल्फ्रेड स्ट्रोटिवेंट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क नहीं है। अल्फ्रेड स्ट्रोटिवेंट ने यहाँ पर लिंकेज में जो जीन मैपिंग और जो डिस्टेंस से इनका रिलेशन है वो बताया था। तो अल्फ्रेड स्ट्रोटिवेंट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क गलत दिया हुआ है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क ह्यूगो डिवरीज, कॉल कोरेंस, जर्मनी के थे ये, और वॉन शेयरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिनको रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क से रिलेटेड है। अल्फ्रेड स्ट्रोटिवेंट जो है ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और लिंकेज इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 125, मैरिज बिटवीन नॉर्मल मैन एंड ए हीमोफिलिक वीमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। नॉर्मल मैन एंड हीमोफिलिक वुमेन, तो हीमोफीलिया कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये। तो हीमोफिलिक वुमेन है, हीमोफिलिक वुमेन है, इसका जीनोटाइप मतलब ये होगा, ये होमोजाइगस कंडीशन में ही ये अफेक्टेड कंडीशन शो करेगी। और नॉर्मल मैन दिया हुआ है तो ये जीनोटाइप हो गया मैन का। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो ऑफस्प्रिंग्स में सन तो सारे ही अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये वाला अगर एक्स मदर देगी तो भी सन कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, और ये वाला जाएगा तब भी यही कंडीशन क्रिएट होगी।
तो सन सारे अफेक्टेड होंगे, लेकिन डॉटर जो होंगी, डॉटर सारी की सारी कैसी होंगी, कैरियर होंगी। जीनोटाइप डॉटर का यही पॉसिबल है। तो हीमोफिलिक सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, ये सही लग रहा है। नॉर्मल सन्स एंड कैरियर डॉटर गलत हो गया। 50% हीमोफिलिक सन, सन सारे ही हीमोफिलिक हैं। 25% कैरियर डॉटर, ये भी गलत हो गया। हीमोफिलिक सन्स एंड 1 नॉर्मल डॉटर एंड 1 हीमोफिलिक डॉटर, ये भी गलत है। हीमोफिलिक डॉटर नहीं होगी क्योंकि रिसेसिव कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अफेक्टेड कंडीशन शो करेगी। तो यहाँ पर हीमोफिलिक सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, 125 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट, इनमें से कितनी मैचिंग्स इनकरेक्ट है। तो फेमिनाइन डेवलपमेंट, ये किसका है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फेमिनाइन डेवलपमेंट क्लाइनफेल्टर में कैसा होगा, XXY ट्राइसोमी फॉर सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। तो ये फेमिनाइन डेवलपमेंट क्लाइनफेल्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये गैनेकोमेस्टिया, ये XXY कंडीशन में होता है। स्टेराइल फीमेल, ये स्टेराइल फीमेल्स नहीं है, ये मेल है क्योंकि यहाँ पर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है और Y इज फॉर मेल, तो स्टेराइल फीमेल यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बिग एंड रिंकल टंग, ये डाउन सिंड्रोम, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैचिंग यहाँ पर पूछी गई है, तो इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी होगी, सिर्फ एक है, सी। नेक्स्ट 127 में देखें तो स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइसोमी मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वहां पर एक एक्स्ट्रा होगा। जैसे ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हैं तो अगर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है तो 2n+1 ट्राइसोमी। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ 1 क्रोमोसोम, सही है। इट इज ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, एन्यूप्लॉइडी है। गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स इज एन्यूप्लॉइडी, और अगर कंप्लीट सेट चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी। तो ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल हुआ। क्रोमेटिड्स आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रिजल्ट्स इन ट्राइसोमी, सही है, ये भी इसी की वजह से है। डाउन सिंड्रोम इज ए गुड एग्जांपल। डाउन सिंड्रोम किस ट्राइसोमी का एग्जांपल है, तो ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर इज एग्जांपल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी। तो यहाँ पर 127 में करेक्ट आंसर होगा थर्ड। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एलील। तो एलील के लिए पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन इज नोन एज एलील। अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, सही है। पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस और डॉफनेस, सही। एलील कॉम्बिनेशन में भी होमोजाइगस में भी हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। एलील कॉम्बिनेशन में भी सही है। एलील में भी डोमिनेंट और में भी रिसेसिव, एलील डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और अगर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा तो ये रिसेसिव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 2000. तो 1835 साल तक रहा था, ये 1900 है, 2000 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। Mendel approach of using mathematics
to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. तो जो काफ़ी रीजंस थे उनमें से एक ये भी था कि इन्होंने जो अप्रोच यूज़ की थी वो मैथमेटिकल यूज़ की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 129 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। In bacteria, how many types of DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all type of RNA in bacteria? How many types of DNA-dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all types of RNA in bacteria? तो बैक्टीरिया में जो RNA पॉलीमरेज का टाइप है वो सिर्फ एक ही है। यूकैरियोट्स अगर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर 3 टाइप के हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, ये राइबोसोमल आरएनए के लिए, एक्सेप्ट 5S। आरएनए पॉलीमरेज 2, ये HNRNA के लिए या mRNA के लिए। प्रोसेस के बाद mRNA, मैच्योर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3, ये होता है tRNA के लिए, 5S राइबोसोमल आरएनए के लिए। बाकी सारे आरएनए राइबोसोमल आरएनए वो बनते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 से। और इसके बाद SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये यूकैरियोट या प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में पूछा गया है। तो सिंगल फैक्टर्स अलग अलग, सिग्मा फैक्टर जो होगा वो इनिशिएशन करेगा, रो फैक्टर जो होगा टर्मिनेशन। तो 130 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। The length of DNA molecule. The length of DNA molecule greatly exceeds the dimensions of the nucleus in eukaryotic cell. How is this DNA accommodated? तो ह्यूमन डीएनए की अगर बात करें तो ये कितना है, 2.2 मीटर्स है। और अगर न्यूक्लियस का साइज का बात करें तो ये लगभग 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोमीटर है, माइक्रोन के बराबर है। तो इतने कम साइज में कैसे जाएगा? तो इसकी पैकेजिंग की जाएगी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग में सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन्स यूज करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर होगा, इसके अराउंड डीएनए रैप होगा, 1 3/4 टर्न्स बनाएगा, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कहलाएगा। डीएनए डाइजेशन सेकंड ऑप्शन, थ्रू एलिमिनेशन ऑफ रेप्लिकेटिव डीएनए, डाइजेशन ऑफ नॉन एसेंशियल जीन्स। तो यहाँ पर आंसर होगा न्यूक्लियोसोम में कॉइलिंग। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन फॉर सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज करेक्ट फॉर ABC। तो यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा दिया हुआ है फॉर सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज करेक्ट फॉर ABC। A क्या है, B क्या है और C क्या है? तो ये तो हो गया रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से mRNA का बनना ये होगा ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन का बनना, C क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन का बनना ये होगा ट्रांसलेशन, B इज ट्रांसलेशन। तो C इज प्रोटीन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फोर्थ। और अगर mRNA से डीएनए बन रहा हो जैसा रेट्रोवायरस में होता है तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या इसी को बोला जाएगा टेमिनिज्म, क्योंकि टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इसको खोजा था। तो 132 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 133। व्हाट इज द अनदर केमिकल नेम फॉर थायमीन? तो थायमीन का दूसरा केमिकल नाम क्या है? 5-मेथिल यूरेसिल। फिफ्थ पोजीशन पर मेथिल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है यूरेसिल में, तो 5-मेथिल यूरेसिल। और इसी की वजह से थायमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू यूरेसिल। नेक्स्ट 134। 134 में क्या दिया हुआ है? वन 134 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए में जो शुगर होती है सबसे पहले तो ये डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पर राइबोज शुगर होगी,
सेकेंड प्राइम पोजीशन पर राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। और इसके अलावा प्यूरिन्स जो होते हैं सेम होते हैं डीएनए में और आरएनए में, दोनों में एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन्स जो होते हैं यहाँ पर साइटोसिन और थाइमिन, यहाँ पर होगा थाइमिन की जगह साइटोसिन और यूरेसिल। तो पिरिमिडीन्स डिफरेंस पूछा गया है। रेट ऑफ म्यूटेशन ये भी दोनों में अलग होगा, आरएनए में का रेट ऑफ म्यूटेशन ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी डीएनए की ज़्यादा होती है। प्यूरिन सेम है, तो बी सी एंड डी डिफरेंस पूछा गया है। 134 इज सेकेंड। नाउ अनदर क्वेश्चन 135। According to Hardy-Weinberg's law, if the homozygous recessive allele frequency of given species in a population is 16%, मतलब 16% जो दिया हुआ है किसकी फ्रीक्वेंसी दी है, होमोजाइगस रिसेसिव की दी हुई है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये क्या है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। क्यू स्क्वायर क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव दे रखा है 0.16, 16%, 0.16। तो Q अगर निकाला जाए तो Q कितना आएगा, 0.4 आएगा। और हमें पता है एलील फ्रीक्वेंसी अगर सम की जाए P प्लस Q तो ये आता है 1। अगर यहाँ पर Q दिया हुआ है तो P डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी, P हो जाएगा 1 माइनस 0.4, मतलब P हो जाएगा 0.6। अब यहाँ पूछा गया क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हो गई 0.6। और आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये 2pq से कैलकुलेट होगी। तो p दिया हुआ है 0.6, q दिया हुआ है 0.4, तो 2pq कितना आएगा, 2pq इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ये आएगा 0.48। 24, 24 इंटू 2 48। और ये पूछा गया परसेंटेज, तो परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 48%। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। 135 इज फोर्थ। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। What was the most significant trend in the evolution of modern man from his ancestors? Ancestors और modern man में क्या ट्रेंड, सिग्निफिकेंट ट्रेंड था, तो इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी अगर देखी जाए, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, जैसे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस में कितना था, 900 cc, होमो इरेक्टस 900 cc इन होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस में अगर नोट करें तो 650 से 800 सीसी। होमो इरेक्टस में 900 सीसी। होमो निएंडरथालेंसिस इसमें अगर देखें तो इसका है 1400 सीसी। और होमो सैपियंस इसकी क्रेनियल कैपेसिटी अगर देखें तो ये 1450 सीसी। तो इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड है इसका। तो 136 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। तो जियोलॉजिकल पीरियड में अगर देखा जाए तो जियोलॉजिकल पीरियड मतलब अर्थ का फिजिकल हिस्ट्री जो है उसको डिवाइड किया गया है इयॉन्स, एपॉक्स, इयॉन्स, एराज, पीरियड्स और एपॉक्स में। यहाँ पर दिए हुए एरा, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक और मीजोजोइक। सीनोजोइक जो मतलब मॉडर्न एरा है, इसमें एंजियोस्पर्म सही है। मीजोजोइक कोनिफर्स सही दिया हुआ है। पैलियोजोइक एरा साइलोफाइटॉन, साइलोफाइटॉन क्या था, ये एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट्स। जिनसे फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए। पैलियोजोइक एरा ये भी सही दिया। मीजोजोइक एरा में साइकेड्स, जिम्नोस्पर्म्स,
ये भी सही है। तो यहाँ पर 137 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। चार के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हैं। 137 इज फोर्थ, थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। Given below are two statements. The side effect of the use of anabolic steroids. तो anabolic steroids किस लिए? मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, और मसल स्ट्रेंथ के साथ एग्रेशन, और इससे फ़ायदा क्या होगा? एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूड मैस्कुलिनाइजेशन, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो फीमेल्स इसको एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं। इन मेल्स द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंक्लूड्स एक्ने आ जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, प्रीमैच्योर बैल्डनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है? ये रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए जो इतना ऑक्सीजन चाहिए, वो है BOD। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली मेजर करता है ये ऑर्गेनिक मैटर को। BOD उतना ही ज़्यादा होगा जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर द प्रोसेस इज कैरिड आउट टिल। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब किया जाता है सीवेज वाटर में, तो जब तक BOD रिड्यूस नहीं हो जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेजर करेगा किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट 140, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच अगर देखा जाए, एस्कैरियासिस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज, एंडोपैरासाइट है, सही है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, निमोनिया कॉज करेगा, एंडोपैरासाइट है। साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफॉइड है। और एडीज मॉस्किटो एक्टोपैरासाइट, ये पैरासाइट नहीं है। मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट, क्योंकि ये ब्लड पे फीड तो करता है बट रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, डेवलपमेंट उसका कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इज a member of group of virus called retrovirus, सही है। और इसका जो जीनोम है वो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के। HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जरूरी है, या फिर इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज कर लिए जाएं तब। तो ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो 141 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर पूछा गया है। डेंगू क्या है? वायरल डिजीज है। चिकनगुनिया इज अ वायरल डिजीज। डेंगू पैथोजन पूछा गया है। पैथोजन का मतलब हुआ डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिससे डिजीज होगी। तो ये एडीज मॉस्किटो से तो होगा, बट ये वेक्टर है एडीज मॉस्किटो, ये कॉजेटिव एजेंट नहीं है। वेक्टर मतलब वहाँ जो इसको पैथोजन को ले करके आ जाएगा। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से है, पैथोजन है, सही है। तो इनकरेक्ट मैच हुआ यहाँ पर थर्ड। 142 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 143। Given below are two statements. Isolated protoplast from 2 different varieties of plants, each having a desirable character, can be fused to get hybrid plants. तो somatic hybrids तैयार किए जाएंगे, सही है।
और इसी प्रोसेस को बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म विद सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिनका डीएनए मैनिपुलेट हुआ हो। Those plants in which with those plants who are having their DNA manipulated, उनको बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये टेलर मेड मतलब अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इनकी जीन्स में छेड़छाड़ की जाएगी टू अल्टरनेटिव टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 143 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Now we move to another question, 144. Which one is vectorless gene transfer method? तो vectorless मतलब जिसमें वेक्टर ना यूज किया जाए। माइक्रो इंजेक्शन ये एनिमल्स में प्रेफर किया जाता है। बायोलिस्टिक और जीन गन ये प्लांट्स के लिए वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड है। तो ये सारे ही हैं। 144 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, व्हाट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्सटेंशन स्टेप ऑफ पीसीआर? तो पीसीआर में अगर देखा जाए तो डीनेचुरेशन है, एनीलिंग है और एक्सटेंशन है। डीनेचुरेशन किया जाता है 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाई टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड्स टूटेंगे। एनीलिंग की जाएगी 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसमें प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं। और एक्सटेंशन में यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाएगा, या इसी को बोलेंगे टैग पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया जाता है, टेम्परेचर स्टेबल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर डीएनटीपीज यूज करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये क्या करती हैं? ये ट्राइफॉस्फेट मतलब दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं इनके पास। ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेंगे और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन स्टेप सही दिया हुआ है। टैग पॉलीमरेज इसी को बोलते हैं, सही है। और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स ये गलत दिया हुआ है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ये यहाँ पे प्राइमर की तरह यूज होते हैं, ये अनीलिंग स्टेप में है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 145। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफेंस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसका होगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स अगर पूछा जाए तो ये ट्रांसपोसोम्स होते हैं इसका सोर्स, या फिर रेट्रोवायरस इन्फेक्शन वो भी हो सकता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड भी हो सकते हैं ये। और इसका जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज किया जाएगा तो इसमें क्लीवेज डाइसर यूज होगा, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बनेगा। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए से फिर रिस्क आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये सिंगल स्ट्रैंड को लेकर के जाएगा, और इसके बाद ये जो एमआरएनए जो टारगेटेड हमारी जीन है उसके आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करेगा और इसको फिर ये क्लीव कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene. Next question 147. Select the incorrect statement. यहाँ पर incorrect statement बताना है। TI plasmid has the ability to transform normal plant cells into a tumor. TI plasmid is present in retrovirus. तो ये TI plasmid कहाँ पर है? ये प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, जो प्लांट के लिए वेक्टर का काम करेगा। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं इसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। TI plasmid, tumor inducing plasmid, has the ability to transform normal plant cells into a tumor. TI plasmid is present in retrovirus. ये यहाँ पर गलत है। रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आर यूज्ड एज ए वेक्टर। रेट्रोवायरस एनिमल के लिए, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है।
वेक्टर के तौर पे। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सही दिया हुआ है। तो 147 इज सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन PBR 322 में प्रेजेंट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आइसोलेशन करना है जेनेटिक मटेरियल का, तो प्लांट सेल में पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज से, फंगस में सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, और जो बाकी के बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, लिपिड के लिए लाइपेज, और आरएनए के लिए पेप्केज नहीं, यहाँ पे आरएनएज होगा, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्केज गलत दिया हुआ है। तो 148 का क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। Gene therapy is the insertion of gene into an individual cells and tissues to treat disease, especially hereditary disease. Genetically modified plants have been used in decreasing crop yields, increase post-harvest losses, and make crop more tolerant to abiotic stresses. तो ये तो सही था, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, लेकिन यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को ये बढ़ाएगा नहीं, ये कम करता है। इंक्रीज की जगह डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पर, और ये डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड नहीं, ये इंक्रीज करता है क्रॉप यील्ड को। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मतलब दोज प्लांट्स हु आर हैविंग देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया है। Gene therapy is the insertion of gene into an individual cells and tissues to treat disease, especially hereditary disease. ये भी सही है। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये सिंगल जीन थेरेपी यूज की जाती है। तो 149 का फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 149 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 150। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। इंसुलिन क्या होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। और ग्लूकेगॉन जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, सही है। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स में फैट का, इसमें कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। तो यहाँ पर मैच्योर इंसुलिन में ए चेन और बी चेन, सी चेन यहाँ पर एब्सेंट होती है। डाइसल्फाइड बेस से ये कनेक्टेड होती है, ए चेन और बी चेन। डिक्रीजेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, तो ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को कम नहीं बढ़ाएगा। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 150 इज फोर्थ। So this is all I had for you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 7वां, जो कि 28 जुलाई 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 151 तक का डिस्कशन बहुत ही शानदार, बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया। थैंक यू शैलेंद्र सर। और अब क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, बिसाइड्स CAMP विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज सेकंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कुछ नहीं, आपको मालूम था कि ये एक सेल है टारगेट टिश्यू, और ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपका इस जीनोम बना हुआ है। हार्मोन दो प्रकार से वर्क करते थे। एक हार्मोन सपोजड ये यहाँ पे आया और इसने अपना ये यहाँ पर इसने अपना काम किया, और फिर यहाँ से एक सिग्नल जो दिया वो इस टारगेट सेल DNA तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक सेकंड मैसेंजर काम करता था, सेकंड मैसेंजर। और यही है, और इस कैटेगरी के हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन को छोड़कर बाकी सारे हार्मोन यही होते हैं। तो एक मैसेंजर तो ये खुद है हार्मोन, और दूसरा मैसेंजर आपका कौन सा है, ये आपका सेकंड मैसेंजर। और इसमें 3 नाम आपकी बुक में साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयन। अब देखते हैं इन तीनों में से
कौन सा ऑप्शन आपका बना हुआ है? कुछ नहीं सर जी, ये रहा कैल्शियम +2 आयन, समझ गए। और दूसरे हार्मोन जो होते हैं वो सीधे सेल के अंदर इंटर करते हैं और उनका इंट्रासेलुलर टारगेट या इंट्रा न्यूक्लियर टारगेट और सीधे वो डायरेक्ट यहाँ बाइंड होते हैं। बात को समझिए, 2 डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पहले वाली कैटेगरी का हार्मोन था, थर्ड आंसर। अब देखिए आपकी बुक में जब एड्रिनल ग्लैंड जहां लिखा हुआ है वहां बताया गया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन से अंडर सिक्रीशन या हाइपोसिन की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एडिशन डिजीज। पहली बार इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेनली इसमें इन्वॉल्व जो है वो कार्टिसोल है और कुछ हद तक थोड़ा बहुत एल्डोस, मतलब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कार्टिसोल हो सकता है, एल्डोस्टेरोन हो सकता है। सेकेंड आंसर। अब देखिए आपसे बताया गया था कि म्यूचुअलिज्म में एक रिलेशन होता है ऑब्लिगेट और एक होता है नॉन ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट रिलेशन में क्या होता है कि प्लांट पॉलिनेटर, तो ये पॉलिनेशन का एग्जांपल है। फीमेल वैस्प फिग के फ्रूट के अंदर जाती है जिससे वो पॉलिनेशन लेग के अंदर जाती है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और इसके बदले फीमेल वैस्प को एग लेने के लिए वही पोजीशन मिलता है और उसकी सीड को, जो डेवलपिंग सीड होती है, इसका लार्वा उसको खाता है। मतलब एक म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो पहला तो ओबी पोजीशन का साइट होगा और दूसरा डेवलपिंग सीड विद द फ्रूट फॉर नर्सिंग इट्स लार्वी, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो एक बात सुन, ऑब्लिगेट रिलेशन का मतलब ये होता है जिएंगे साथ साथ तो मरेंगे साथ साथ, मतलब इवॉल्व होंगे तो एक साथ को इवॉल्व और एक्सटिंक्ट होंगे तो को एक्सटिंक्ट होंगे। और ऐसे ही पैरासाइटिज्म पे लगता है, कोई पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन एकदम बिल्कुल ऑब्लिगेट हो जाए तो अगर होस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट होगा तो पैरासाइट एक्सटिंक्ट होगा, ये होता है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ज्यादातर को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन आपके ऑब्लिगेट रिलेशन म्यूचुअलिज्म पे लगता है, जैसे कि पाइनस और फंजाई का माइकोराइजा का संबंध है, प्लांट पॉलिनेटर का संबंध है, ठीक। तो ये रहा फर्स्ट आंसर। आप देखिए विद द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर। आपको पता है सपोज दैट ये एक प्लांट है, ठीक। मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ, मुझे कोई मच्छर अगर काटता है मैं उसे मार देता हूँ, मुझे कोई जानवर दौड़ाए काटने के लिए तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन बेचारे ये पौधे क्या करें, इन्हें कोई हर्बीवोर्स, मान लीजिए ये हर्बीवोर्स एनिमल है, इसे खाना चाहता है, तो ये पौधे जहाँ पर हैं वहीं रह कर के अपने अंदर कुछ ऐसे मार्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस डेवलप करेंगे, जिसके एग्जांपल आपके बुक में ऑर्गेनियम पॉपुलेशन के प्रेडेशन वाले हेडिंग में दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि एक पौधा कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जिसकी वजह से कोई ग्रेज करने वाले, ब्राउज करने वाले एनिमल ना खा सकें, तो उसी में से ये क्यूनिन है, ओपीएम स्टिक, और एक और एग्जांपल आपकी बुक में निकोटीन दिया हुआ है। ऐसे ही आप कैलाट्रोपिस प्लांट जो होता है, ये मदार का पौधा होता है, उसमें एक केमिकल पाया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये भी एक प्रकार का डिफेंस है। जो आपकी मोनाज बटरफ्लाई होती है वो अपने डेवलपिंग लार्वी के समय कुछ ऐसे केमिकल डेवलप कर लेती है जिसकी वजह से कोई पेटर उसे नहीं खा पाता है, ठीक। और आप देखिए थॉर्न है, स्पाइन है, ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर मार्फोलॉजिकल डिफेंस हैं जिसकी वजह से आप देखिए बबूल के पेड़ को, नींबू के पेड़ कोई गाय भैंस नहीं खा पाती क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। तो एक प्रकार के डिफेंस डेवलप होते हैं प्रीडेशंस के लिए। ये तीनों सही भाई, फोर्थ आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट ग्रास। अब कैरेट ग्रास का जिक्र हमने 2 जगह पढ़ा, एक ऑर्गेनियम पॉपुलेशन में हमने पढ़ा कि इन्होंने पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए 200 पौधे पार्थेनियम के लिए और विद रेस्पेक्ट टू बनियन प्लांट, तो ये बताया गया नहीं, बनियन प्लांट की कैनोपी बहुत बड़ी है, वो खुद अपने आप में इकोसिस्टम है, तो पॉपुलेशन को वो ज़्यादा है कम है, तो वहाँ पर इसका नाम लिखा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस साइंटिफिक नेम। और दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है आपके बायोडाइवर्सिटी के कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये एलियन स्पीसीज थे, ये बहुत तेज से फैलते हैं और जो लोकल इंडिजिनस स्पीसीज थी उनके सर्वाइवल, उनकी ग्रोथ पर इनहिबिशन पैदा करते हैं, एक प्रकार के कॉम्पिटिशन लाते हैं। तो ये कैरेट ग्रास का जिक्र 2 जगह पर है भाई, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड आंसर। अब देखिए देयर 2 टाइप्स ऑफ डेंड्राइट। नहीं, आपको पता है कि जब आप एक्सॉन की बात करते हो तो एक्सॉन में पाया जाता है, एक्सॉन के चारों तरफ होता है स्वान सेल और एक्सॉन स्वान, अगर ये स्वान सेल माइलिन शीथ बनाए तो बोलेंगे माइलिनेटेड, ना बनाए तो अनमाइलिनेटेड। लेकिन कमाल की बात यह है चाहे माइलिनेटेड हो और चाहे अनमाइलिनेटेड, दोनों में स्वान सेल पाया जाता है। तो भाई लिखा देयर 2 टाइप ऑफ डेंड्राइट, नहीं सर ये डेंड्राइट नहीं है, ये एक्सॉन है, बुक को ध्यान से पढ़िए, ये गलत है। और कहते हैं अनमाइनर फाइबर नॉट इंक्लोज, नहीं इंक्लोज रहता है, चाहे माइटेड हो और चाहे नॉन माइटेड हो, माइलिन शीथ दोनों बनाती है, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो होगा बने या ना बने अलग बात है, स्वान सेल दोनों में पाया जाएगा, चाहे अनमाइटेड हो चाहे नॉन माइटेड हो,
ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर पहला, दोनों गलत सेंटेंस है ये। अब देखिए अभी मैंने बताया कैरेट ग्रास पार्थेनियम, तो भाई हमें ए फर्स्ट दिख गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट आंसर। वाटर हायासिन जो है इसको बोलते हैं आइकॉर्निया क्रेसिपस, ठीक, आइकॉर्निया क्रेसिपस। और कमाल की बात ये दोस्तों कि ये सबसे ज़्यादा दुनिया का मोस्ट एक्वेटिक प्रोबलेंटिक फीड है, ठीक है, इसे टेरा बंगाल कहते हैं, बहुत तेजी से तालाब में प्रोपगेट करता है इसका, ठीक, जिससे वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं लोकल जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये डीओ खींच लेता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो खींच लेता है। तो भाई ये वाटर है आइकॉर्निया, दैट इज बी सेकेंड। अफ्रीकन कैटफिश जो था ये भी एक प्रकार का एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, ये सही है। और को एक्सटिंक्शन को इवोल्यूशन प्लांट पॉलिनेटर माइकोराइजा पर होता है। तो भाई देखिए बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये बात कहा गया कि सपोज दैट ये आपका कोई हैबिटेट है, अगर हैबिटेट बहुत ही कम है एरिया में, ठीक, और डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। तो आपकी बुक में लिखा है कि भले ही इंडिया का लैंड एरिया 2.4% कवर करता हो, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी 8.1% शेयर करता, मतलब अपने हैबिटेट का 4 गुना। इसीलिए दुनिया की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में भारत भी एक है, और इसीलिए सेंटेंस पहला सही है। और दूसरा इसका करेक्ट रेस्पॉन्स है कि हैबिटेट के कंपेयर में डाइवर्सिटी देखिए इंप्रेसिव 8.1%, इसीलिए दुनिया की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में भारत का भी एक स्थान है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए कहते हैं एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होता है, हमारी बॉडी में रेयर है, और केमिकल सिनेप्स जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा मेड होता है। तो लिखा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक में बहुत ही क्लोज, क्यों, सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, उसमें बहुत ही रेयर होता है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। अब लिखा है नर्व इम्पल्स इज ट्रांसफॉर्म द वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। कुछ नहीं, एक होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक, और उसके बाद होता है पोस्ट साइनेप्टिक। इतना मिला करके हम साइनेप्सिस का नाम देते हैं, मतलब एक जगह से इम्पल्स आ रहा है और दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट के इम्पल्स जा रहा है, और यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या भरा होता है, सिनेप्टिक फ्लूइड भरा होता है और न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं, फोर्थ आंसर। अब देखिए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो भैया इसको तो आप लंग्स ऑफ द प्लेनेट के नाम से जानते हो। लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्यों जानते हैं सर, क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया का अकेला शेयर करता है। ये तो ये हो गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक डेटा आपकी बुक में लिखा है कि 1,25,000 आपके इनवर्टिब्रेट हैं, 40,000 प्लांट्स हैं, 3,000 फिशेस हैं, और 427 ये क्या है, मैमल, ये क्या है, एम्फीबिया, और उसके बाद 1300 बर्ड्स हैं और 378 रेप्टाइल्स हैं। इतने डेटा आपके बुक में दिया गए हैं। अब यहाँ पूछा गया प्लांट, फिश, बर्ड, मैमल, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मतलब इनवर्टिब्रेट को नहीं काउंट करेंगे, हम केवल इतना काउंट करेंगे, और इतना काउंट करने पर 45,532 आ जाएगा। बात को समझिए, 714, 8 22, 2 2 4 और 7 11 13, और ये आप देख सकते हैं कि 45,532 आएगा। तो आपसे ये नहीं पूछा गया भाई, सेकंड आंसर। अब देखिए विच आर द फॉलोइंग नॉट टाइप प्रोटीन, आपको मालूम था एंटीबॉडी जिसे आप एक प्रकार की ये इम्यूनोग्लोबिन होती है, और हमारे शरीर में जो फॉरेन पैथोजेंस आते हैं, एंटीजन आते हैं, उनसे लड़ने के लिए ये काम करती है, ठीक। और रिसेप्टर आपको पता है कि हर सेल में रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन ने मैंने बताया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये आरबीसी में पाया जाता है, और एक प्रकार का क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब एडिनोसिन क्या था सर, कि जब एडेनिन नाइट्रोजन प्लेस और राइबोस शुगर मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, तो यही नहीं है प्रोटीन, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता कि नेजल चैम्बर की ओपनिंग नेजोफेरिंग्स, ये बिल्कुल सही है, ए फोर्थ ये गया काम से। रेस्पायरेशन, अब आपको मालूम है कि जब फ्रॉग की बात करते हो तो फ्रॉग में तीनों प्रकार से रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स और बक्कल कैविटी, तीनों से रेस्पिरेशन, और स्किन से,
ठीक, इन तीनों से रेस्पॉन्स होता है। जो टैडपोल होता है वो केवल गिल से करता है, और एडल्ट फ्रॉग में तीनों से हो सकता है, स्किन से हर जगह हो सकता है। और जब इसके मतलब एडल्ट फ्रॉग में ये मालूम चल गया कि भाई हमें लंग से होगा और टैडपोल में गिल से होगा, ठीक, एडल्ट में तीनों से हो सकता है। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशिया उसमें भी गिल्स होता है। तो ओपनिंग ऑफ नेल चैम्बर A4, रेस्पिरेशन एडल्ट फ्रॉग, आप गिल्स भी ले सकते थे और लंग्स भी ले सकते थे, लेकिन मैचिंग कुछ इस प्रकार से सेट करनी है कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में लंग्स नहीं है। कभी कभी मैचिंग कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों कि एक चीज़ से दो चीज़ें मैच करती हैं, समझ गए। तो अब देखिए मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स, ये तो आपको पता है कि प्यूरा है, दैट इज डी फर्स्ट, और डी फर्स्ट केवल इसी में है, ये है फर्स्ट आंसर। आपको इन चारों मैचिंग में केवल एक ऐसा क्लू मिल जाएगा जिसके अलावा कुछ मैच ही नहीं करेगा, डी फर्स्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता, अपने आप फर्स्ट आंसर। अब देखिए एडल्ट फ्रॉग में लंग से मैच कराया गया है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल से मैच कराया। हालांकि एडल्ट फ्रॉग में गिल से मैच हो सकता था, ऐसा नहीं है, जब पानी में जाएगा तो गिल से करेगा, लेकिन आपको इन चारों को सेट करना था इसलिए ऐसा था। बी थर्ड और आपका सी सेकेंड, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको पता है कोई डिप्लॉयड सेल है, इसको हेप्लॉयड बनाने का काम मियोसिस करती है, और आपको जितने भी गैमीट होते हैं वो होते हैं हेप्लॉयड। तो अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया की बात करूं जो कि 2n होता तो यहाँ मियोसिस हेप्लॉयड गैमीट, और अगर मैं oogonia की बात करूं तो यहाँ बनेगा हेप्लॉयड गैमीट। तो ये क्या है, ये डिप्लॉयड जर्मिनल सेल हैं, पहली बात। और आपको पता था प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस, जिसमें सबसे पहले मियोसिस हुआ था पॉलन मदर सेल में, पहली मियोसिस हुई जिससे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने, और आगे चल के यही पॉलन गेन बन गया था। मेगास्पोर सेल में मियोसिस हुआ था जिससे 4 मेगास्पोर बने थे और 3 खत्म हो गए थे, और ये फंक्शनल वाले में 1 2 3 4 3 बार हुआ था माइटोसिस, जिससे 8 सेल वाला 7 सेल 8 ट्यूब और एम्ब्रियोसाइट बना था, मतलब मियोसिस इनमें होगा, ठीक, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, आपको पता है CO2 + H2O एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम है, ठीक, और ये RBC में चलती है रिएक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, और ये फास्टेस्ट एंजाइम है, इसका टर्नओवर नंबर ज़्यादा, ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में 10 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड कन्वर्ट होती है, ये आपकी बुक में डेटा दिया गया है, और ये RBC में रिएक्शन चलती है भाई, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन के अलावा एटम हो उसे हेट्रोसाइक्लिक एटम कह सकते हैं, जैसे कि पायराल, आइसोक्विनोलिन, ये सब होता है भाई, ठीक है। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक लिखा है, आपको पता था आपकी बुक में प्यूरिन, प्यूरिन प्यूरिन और प्यूरिन लिखा हुआ है, ठीक, प्यूरिन बाईसाइक्लिक है, प्यूरिन मोनो एक साइकिल वाला है, कि हेट्रोसाइक्लिक दोनों है, दोनों में नाइट्रोजन पाया जाता है कार्बन के जगह पर। तो आपको पता जब आप प्यूरिन की बात करेंगे तो एडेनिन गुआनिन, और प्यूरिन की बात करेंगे तो साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये पाया जाएगा 3। तो देखिए आपको एडेनिन और यूरेसिल, साइटोसिन, ये तो नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक, लेकिन सर एलिनिन क्या है, एलिनिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जिसमें R वेरिएबल ग्रुप जो होता है वो CH3 होता है, इसका मतलब इसमें कहीं भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। जैसे कि आपका जो आपका ट्रिप्टोफान है, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग पाई जाती है, ठीक है, तो एलेनिन उसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक, फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं सर, ये डायग्राम आपकी बुक में प्लांट किंगडम के आखिरी पन्ने बना हुआ है, ये आपका मोनोकॉट है। अब मोनोकॉट है तो सर एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है तो प्लांट है, यूकैरियोट है, इसमें कोई शक नहीं। अब एंजियोस्पर्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, और जिम्नो में सीड बन गया था, इसमें भी सीड होता, सीड है तो ओव्यूल है, जाहिर सी बात है वेस्कुलर टिश्यू होएगा ही क्योंकि टेरिडोफाइटा के आगे है, डबल फर्टिलाइजेशन है, यूकैरियोट है, सीड बेयरिंग ओव्यूल बेयरिंग है, सभी सेंटेंस इसमें सही है, दैट इज 5, फोर्थ आंसर। अब देखिए अभी मैंने बताया कि लार्वा से एडल्ट बनने वाली प्रक्रिया का नाम होता है मेटामॉर्फोसिस, जैसे काकरोच में निम्फ, ठीक है, निम्फ से एडल्ट बना, जैसे कि फ्रॉग में टैडपोल, ठीक है, तो टैडपोल से एडल्ट बना, तो इसका मतलब ये मेटामॉर्फोसिस है, ये फ्रॉग में दिया गया भाई, सेकेंड आंसर। अब देखिए इन द रेस्टिंग, आपको पता आपकी बुक पे डायग्राम ऐसे बना हुआ लहराता हुआ, ये एक्टिन का बना हुआ है, और इसकी जगह जगह पर आपने देखा हो ऐसे ही ट्रोपोनिन के रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है, ठीक। ये ट्रोपोनिन का काम क्या होता है, आपको पता है कि मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा, ठीक,
एक्टिन जुड़ेगा तो इस एक्टिन पर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो ये बाइंडिंग साइट ओपन होती है, लेकिन जब अनकॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है, तो इस मायोसिन की बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन पर है उसे पार्सली कवर किए रहता है यही ट्रोपोनिन। तो क्या लिखा, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन को ये पार्सली कवर किए रहता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होता है, वो कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और ट्रोपोनिन को किनारे मतलब अनमास्क करने के लिए उसे हटाता है वहाँ से। तो कहते हैं इसीलिए कैल्शियम आयन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, क्योंकि जब तक एक्टिन से ये जो आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये अनकवर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपके एक्टिन मायोसिन का ब्रिज नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दैट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन पर। थर्ड आंसर कुछ नहीं, डॉर्सल फ्लैट बॉडी ऑफ स्कैपुला स्लैटेड इज कॉल्ड द स्पाइन। जो एलिवेटेड रिज होता है ऐसे फूला हुआ उसे स्पाइन, और उसमें कुछ प्रोसेस पाए जाते हैं जिसका नाम होता है एक्रोमियन। दैट इज थर्ड आंसर। ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है, ये लोकोमोशन में दिया गया है। तो डॉर्सल फ्लैट स्पाइन और एक्रोमियन, और ये कहाँ पर होंगे भैया, पेक्टोरल गर्डल की बात चल रही है, ये पेक्टोरल गर्डल में चलता है। थर्ड आंसर। आप देखिए कहते हैं कि वैसे तो हम जान रहे हैं कि ह्यूमन में हमें पता है कि 99% जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है वो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, 99 पर एक दिन में 180 लीटर, 180 लीटर किडनी फिल्टर करती है, लेकिन हम 1.5 लीटर ही क्यों यूरिन रिलीज करते हैं, क्योंकि जितना फिल्टर करती किडनी उसका 99% जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बात सही है कि ह्यूमन लार्ज वॉल्यूम फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर पर डे, ठीक, 180, बट यूरिन रिलीज पर डे 1.5, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। और ऐसा क्यों है कि 99% जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है, इसी प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब ये डायग्राम आपको पहचानना था, ए वाला तो आपको दिख रहा है भाई कि ये एफरेंट है, आ रहा है, तो एफरेंट आर्टियोल होगा, एफरेंट कभी नहीं होगा, ठीक। तो एफरेंट 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 हो गया। उसके बाद आपको पता है कि भाई सबसे पहले तो पीसीटी ही आएगा ना, स्टार्टिंग में पीसीटी आएगा। तो अब देखिए ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट आंसर अपने आप आ गया, ठीक। मान लीजिए पूरा अपना पहचान पाए एग्जाम में, आप पहला और दो पहचान लिया, आपका निकल गया। पहले एफरेंट आर्टियोल आएगा, फिर किडनी से देखिए ये तो ब्लड वेसल्स है, और उसके बाद स्टार्टिंग पार्ट जो होगा पहला बॉमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी होता है, तो बी वाला पीसीटी होगा। तो ये तो पहले ही गलत था, ये दोनों इसकी वजह से गलत हो गए, काम खत्म, फर्स्ट आंसर। आगे आप देखिए सी वाला हेनले लूप है, ठीक, डी वाला पीसीटी है, और ये वाला कर्टिंग डक्ट है, और एफ वाला वासा रेक्टा, काम खत्म, फर्स्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172, लिखा हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। आपको मालूम है कि अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, और प्लस आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ये प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। इस फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। फॉर्म्ड अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसका 6 to 8% प्रोटीन होता है और इसका 90 to 92% पानी होता है। और यही क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का कितना परसेंट प्रोटीन है, 6 to 8%। और ये प्रोटीन कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, सेकेंड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, डायग्राम आपका हार्ट का दिया गया है। ए वाले की अगर हम बात करें तो भाई ये तो एओर्टा है, बी वाला बात करें तो ये वेना केवा है, और सी एसएएन, और ये है एवी नोड, ठीक, इतना दिया गया है। अब ए का काम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाले ऑक्सीजन ब्लड को पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में सप्लाई करना। तो ए का काम क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाले ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, ये बिल्कुल सही है। और जो वेना केवा इसका काम है डी ऑक्सीजन ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करना, ये भी सही है। और सी वाला एसएएन है जो कि मस्कुलेचर है, इसीलिए हमारा हार्ट मार्जेनिक है, क्योंकि यही हार्ट बीट की ओरिजिन को इनिशिएट करता है, बिल्कुल सही है। और देखिए ए वाला कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो आपका डॉर्सल एओर्टा है। और पेस मेकर जो होता है ये सी वाला एसएएन होता है, तो ये नहीं है भाई, यहाँ सी होना चाहिए था। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सही है, दैट इज फर्स्ट आंसर।
अब देखिए, आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन करना अपनी फास्फोराइलेशन। और ये कहा गया कि एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और एक एफिडेस से 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ 3 नहीं 2 और यहाँ 2 नहीं 3, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। और कहा गया है कि जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है फास्फोराइलेशन के लिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में सेम प्रोसेस के लिए यहाँ पर भी वही केमिया ऑस्मोसिस की थ्योरी लगती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। तो ये सेंटेंस सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब यहाँ लिखा हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। सपोज दैट ये एक सेल है और ये सेल कुछ इस तरह से एडाप्ट होती है कि सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन बॉडी केवल एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहती है। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड से ही बन जाए। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सभी होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। और ये सब के सब अलग अलग कंपाउंड हैं और इन सब के RQ वेरिएबल होते हैं। इसका एक है, इन दोनों का लेस देन 1 है, इनका मोर देन 1 है, तो इस सब के सब सही है। 1 2 3 4, दैट इज 4, सेकेंड आंसर। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। Another center point in which the region of the brain can moderate the function of the respiratory rhythm center what with है। आपको मालूम है कि बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है वो हाइंड ब्रेन का ये वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स है, वेसल ऑर्गन का मूवमेंट है, लंग्स का मूवमेंट है, ये सब करता है। और इसमें एक पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक, ये आपका कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन रेट करता है, लेकिन इसके फंक्शन को मॉडरेट करने वाले स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है हाइंड ब्रेन पोन्स, और इसमें एक सेंटर पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये जो पोन्स में पाया जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेशन सेंटर को, मतलब हम नॉर्मली जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो तो ये कर रहा है, लेकिन ब्रीदिंग का घटाना बढ़ाना मॉडरेट करना वो ये इसे मॉडरेट करता है इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली ये हमारे रेस्पिरेटरी रेट को मॉडरेट करता है। ठीक, तो जो न्यूमोटैक्सिक है वो ये वाला न्यूमोटैक्सिक है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से है भाई, न्यूमोटैक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं है, टैक्सिस नहीं है, और ये सही तो है लेकिन मेडुला में नहीं है, दैट इज फोर्थ आंसर। इसलिए स्पेलिंग को ध्यान में रखिए। नीट में कुछ साल बहुत आप पीछे के PYQ देखेंगे तो स्पेलिंग एरर से भी आपसे गलतियां करवाई गई हैं, और इसलिए मैंने भी आपसे करवा लिया। फोर्थ आंसर। अब देखिए, केल्विन साइकिल वर्सेस कट सीक्वेंस ऑफ सब्सटेंस। आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो जाहिर सी बात है इन्हीं के आपको पता कार्बोक्सिल में क्या होता है, एक CO2 RUBP जो कि 5 कार्बन वाला। अब कमाल की बात है, ये कीटो शुगर है, सबसे पहले कीटो शुगर आएगा। ठीक, और जब कार्बोक्सिल होता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, 3PGA या PGA कह सकते हैं, तो मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, तो ये बन गया। और जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, ट्राइयोज फॉस्फेट बनता है। यही सही है दोस्तों। अब ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि ये रिबुलोज 1, बाई फॉस्फेट होता तो ये सही होता, और ट्राइयोज फॉस्फेट रिडक्शन के बाद बनता है, और 3 कार्बन एसिड जो होता है कार्बोक्सिलेशन के बाद बनता है, पहले नहीं बनता, इसलिए ये भी गलत है, दैट इज फर्स्ट आंसर। कहते हैं कि ये GP की शुरुआत 1990 में हुई, और इसका लक्ष्य था कि हमारे ह्यूमन DNA को प्रॉपरली सीक्वेंस करना। किसका क्या काम है, कौन नॉन फंक्शनल है, कौन एक्सान है, कौन इंट्रान है। तो अलग अलग कुल आपके 23 जोड़ी क्रोमोसोम थे, तो सबसे लास्ट में जिस क्रोमोसोम का सीक्वेंस किया गया वो क्रोमोसोम 1 था, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए, आपको पता है कि जब आप C4 प्लांट की बात करते हो तो यहाँ पर आपको एक सेल दिखाई पड़ती है, नीचे एक सेल दिखाई पड़ती है, मुझे भी दिखाई पड़ती है। ये है आपका मीजोफिल, ठीक, और ये आपका है बंडल शीथ। ठीक, यहाँ पर यहाँ से निकल के जब फास्फोइनॉल पायरुवेट आता है तो पहला एटमॉस्फेरिक CO2 का फ्रिक्शन यहीं पे होता है। तो कहानी कुछ ऐसे बनती है कि PEP और CO2 जब होते हैं तो क्या बनता है, OAA, और ये किस एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से, पेप्केज। और आपको पता है कि हर CO2 फिक्सेशन के लिए
यहाँ पर 2 ATP खर्च होते हैं और टोटल 12 ATP एडिशनल ऐड होते हैं। इसीलिए आप पढ़ते हो 6 12 18 6 12 30। 18 यहाँ बंडल शीथ केल्विन साइकिल में चढ़ेगा और 12 है तो 18 12 30 हो जाएगा। तो इतनी बात समझना कि मीजोफिल में पेप्केज की एक्टिविटी होती है, CO2 फिक्स हुआ है और OAA बना है। दैट इज फोर्थ आंसर। बात को समझिए मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ये है कि मीजोफिल में क्या होता है, क्या घटनाएं घटती हैं। तो ये मालूम चल गया कि CO2 फिक्सन के लिए पेप्केज की एक्टिविटी हुई है, उससे OAA बना है और CO2 तो फिक्स हुआ ही है। दैट इज फोर्थ आंसर। आपको मालूम था कि जब आप राइबोसोम की बात करते थे तो ये एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, ये प्रोकैरियोट में भी है सर, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में है। और जब आप यूकैरियोट की बात करते थे तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में भी है, लेकिन 2 सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी है। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वाला वो 70S है और जो साइटोप्लाज्म में है वो 80S। अब कमाल की बात है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं। इनकी खुद की अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, DNA होता है, RNA होता है। और आप देख ही सकते हैं कि DNA RNA दोनों होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं एक। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो राइबोसोम है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, ये खुद सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल नहीं है। और यही इसका ऑप्शन सही है। मतलब ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, ये खुद सेमी ऑटो ऑर्गेनेल नहीं है। और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है आपको पता है, और कुछ सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल है, आपकी बुक में लाइन लिखा है कि ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल राइबोसोम के लिए है, सेकेंड आंसर। ठीक, आपको ये बताया गया था कि बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जिनकी एक्टिविटी के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की रिक्वायर्ड होती है, और जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये होता है कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जब आ जाता है और उसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसे बोलते हैं एपो एंजाइम, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं होलो एंजाइम, दैट इज कंप्लीट एंजाइम। तो जब कोफैक्टर ऐड हो जाएगा तो प्रोटीन वाले पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, इन तीनों को मिला के होलो एंजाइम। और ये कोफैक्टर 3 प्रकार का, एक था कोएंजाइम, एक था मेटल आयन और एक था प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है। मेटल आयन जो होते हैं जिंक आयन का एग्जांपल दिया है, और और भी मेटल आयन्स होते हैं। जिंक आयन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए होता है। और कोएंजाइम का एग्जांपल NADP दिया गया है। और कोएंजाइम के एसेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं विटामिन, NADP नियासिन विटामिन होता है। तो कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लूजली बाउंड होता है, NAD विटामिन नियासिन होता है, लेकिन NAD कोएंजाइम है ना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जिंक कोफैक्टर है किसका, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, दैट इज थर्ड आंसर। तो NAD कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, थर्ड आंसर। सिग्मॉइड कर्व जैसे आपको पता है, आपने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए पढ़ा था, और यहाँ पर एक प्लांट सेल की ग्रोथ की बात, दोनों में कंसेप्ट सेम है। जो सिग्मॉइड कर्व आता है वो इस बात पे आता है कि वो किस हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल रेजिस्टेंस का अगर कोई सामना करेगा तो कभी भी उसकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकती, वो सिग्मॉइड ही जाएगी। ठीक, और ये टिपिकल ग्रोथ कर्व है सिग्मॉइड। ठीक है, तो अब ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो हमारा जीव है या प्लांट है उसका कलर क्या है, उसका गैमीट कैसा है और उसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी, जनरली इन बातों पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन कहता है, उसका नेचुरल जो रेजिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है जो नेचर के प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर वो, और किस हैबिटेट में, उस बात पर डिपेंड करता है सिग्मॉइड कर्व। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए लिखा सेट द कर्ट असेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग नंबर ऑफ डिफरेंट इन मेल फ्रॉग। आपको पता है जब मेल फ्रॉग कहा गया तो टेस्टिस होता 1 पेयर दैट इज 2, और चैम्बर ऑफ हर्ट होते 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल 3, और वासा इफ्रेंसिया जो होती है वो एक टेस्टिस से जब निकलती है 10 से 12, आपकी बुक में 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया एक टेस्टिस से, तो 2 टेस्टिस हैं तो इसकी संख्या 20 से 24, मतलब कुल मिला के ज्यादा यही है। तो यही है पहला आंसर, फर्स्ट। ठीक, ये गलती मत करिएगा, कभी नंबर लिखने को आएगा तो एक टेस्टिस से निकला है 10 से 12, देखिए बुक में क्या लिखा है कि इस टेस्टिस से 10 से 12 निकलता है, तो जाहिर सी बात है 20 से 24 हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। आपको मालूम था कि जो हार्मोन्स होते हैं उनके एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, तो उसी में से एक फंक्शन इथाइलिन का था
कि जो सूट टू रिमेन एबव द वाटर लीव्स को रहता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ये बुक की लाइन थी और ये कहा गया था कि 100 से अधिक जिबरेलिन अभी तक खोए जा चुके हैं, लेकिन जो इनकी रिपोर्टिंग है वो केवल हायर प्लांट से नहीं है, कुछ सम फंजाई की वजह से भी है, कुछ सम फंजाई से है। तो जो ओनली लिखा है यही गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, दैट इज सेकेंड आंसर। अब आपको पता है कि मियोसिस वन में प्रोफेज वन में जो स्टेज थे लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेज डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, ठीक। तो जो आपका जाइगोट जो रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, ठीक, या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इतनी चीजें कहाँ घटती थी, पैकाइटिन में, ठीक, ना कि जाइगोटिन। और सर जाइगोटिन में क्या होता था, जाइगोटिन में होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़ते थे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था, बाइवेलेंट बनता था, टेट्राड बनता था। तो ये गलत है। अभी मैंने बताया कि भाई साहब जब प्रोफेज है, प्रोफेज से मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज पे टीलोफेज, एनाफेज टीलोफेज। अब प्रोफेज वन मेटाफेज वन, इतना तो आपको पता है, ठीक। तो प्रोफेज वन मेटाफेज वन, ठीक। तो प्रोफेज वन में आपको पता था कि लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज का आखिरी स्टेज होगा वही मेटाफेज को ट्रांजिट करेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है भाई, ठीक। हालांकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड है, तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ऐसे तो हो नहीं सकता था। डाइकाइनेसिस अगर मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये मियोसिस वन की ही बात चल रही है, जब दूसरा सही है। तो पहला गलत है दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर, ठीक है। तो इन S and G2 phases the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। तो जो इंटरवाइंड लिखा है मतलब क्या, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो थ्रेड की तरह रहता है। अभी वो क्रोमोसोम बना नहीं है, क्रोमोसोम बनने की शुरुआत तब होगी जब वो सेल डिवीजन में जाएगा, दैट इज प्रोफेज, जिसे आपने पढ़ा होगा। ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम एकदम डिस्टिंक्ट बन जाता है प्रोफेज वन में, या प्रोफेज कह लें या प्रोफेज वन कह लें, दोनों कह सकते हैं। तो भाई ये तो सही दिख रहा है। इंटरफेज लॉन्गेस्ट स्टेज है किसकी, सेल साइकिल की, सेल साइकिल की है भाई। और प्रोफेज वन लॉन्गेस्ट स्टेज किसका, मियोसिस वन का। तो ये गलत है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, दैट इज सेकेंड आंसर। तो पहला सही हो गया दूसरा गलत हो गया, सेकेंड आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट इन बिटवीन सीफ ट्यूब एलिमेंट एंड जाइलम वेसल्स। तो बोथ आर, अब देखिए आपको पता सीफ ट्यूब एलिमेंट ये आपका लिविंग कंपोनेंट था किसका, फ्लोएम का, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है। और जाइलम वेसल्स जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक, ये नॉन लिविंग है। जाइलम वेसल नॉन लिविंग था और ये किसका पार्ट था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, ठीक। लेकिन कमाल की बात है कि ये दोनों के दोनों परफोरेटेड होते हैं। तो लिविंग दोनों नहीं है, सिंपल टिश्यू तो दोनों नहीं है, मतलब एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, लेकिन परफोरेटेड दोनों हैं, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए विच आर फॉलोइंग इन नॉट एनिमल टिश्यू, आपसे बताया गया था एनिमल टिश्यू चार थे, कौन कौन थे, इपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल, उनमें से तो कोई एग्जांपल है नहीं। और प्लांट में बताया गया था कि सिंपल पैरेन्काइमा कोनकाइमा स्किनकाइमा, ठीक। और मेस्टेमेटिक टिश्यू जो था वो आपका अलग कैटेगरी था। तो मतलब ये प्लांट टिश्यू है, इतना तो हमको मालूम चल गया, दैट इज ये प्लांट टिश्यू, इसमें से कोई भी एनिमल टिश्यू नहीं है, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है आपके सेल के चैप्टर में, और जो ये सेंटेंस लिए गए हैं ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। अब ये सेल है न्यूरॉन है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल है। अब कमाल की बात होती है कि आपने पढ़ा था कि एक आपके न्यूरॉन में 3 मेजर पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, तो 3 मेजर पार्ट्स, ये बात तो हमें समझ में आ गई। न्यूरॉन जो होते हैं बॉडी की एक्साइटेबिलिटी और ग्रेटेस्ट कंट्रोल रखते हैं, क्यों, जब ये पोलराइज कंडीशन में होते हैं तो स्टिमुलस दिया जाता है, पोलराइज से डीपोलराइज होते हैं तो आपका स्टिमुलस आगे प्रोसीड करता है, इसी को नर्व कंडक्शन कहते हैं। तो ये बात सही है कि पोलराइज सेल में और एक्साइटेबल सेल होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ये है ही, और ये डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट टाइप के स्टिमुली को। जैसे मैंने यहाँ से किया तो ये सेंसरी गई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर आया इफेक्टर के रूप में। तो भाई ये चारों सही है, दैट इज फोर्थ आंसर। आपको पता है कि मियोसिस वन मियोसिस टू में दोनों में घटनाएं अलग अलग हैं। मियोसिस वन के प्रोफेज वन में अलग घटना है, एनाफेज वन में अलग घटना है, मेटाफेज में। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ये आपके एनाफेज 2 में होती है, और क्रॉसिंग ओवर आपको पता पैकाइटिन जो कि प्रोफेज वन, कियास्माटा डिप्लोटिन
प्रोफेज 1 और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपको पता है एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 जहाँ रहेगा या प्रोफेज 1 वो सब मियोसिस 1 के होंगे, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोम ये एनाफेज 2 दैट मियोसिस 2 का है। ये फर्स्ट आंसर। अब देखिए इन द गिवन हाउ में डीएनए इन बोथ, आपको पता वायरस की क्या डिफरेंस थी, इधर डीएनए और आरएनए विथ प्रोटीन। तो वायरस अगर है या तो डीएनए होगा तो आरएनए, दोनों नहीं होगा। प्रियॉन्स केवल प्रोटीन है और वायरॉइड केवल आरएनए है। क्वेश्चन इस बात पे ऐसे बताओ जिसमें डीएनए आरएनए दोनों हो, तो ये कोई जीव ही हो सकता है जो कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स होगा। तो भाई वायरॉइड्स नहीं होगा, प्रियॉन्स नहीं होगा और टीएम भी नहीं होगा, और बाकी सब के सब जीव ही हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखो आपको मालूम है कि ये मान लीजिए एक सेल है या एक जीव है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इसमें समय के बॉडी की नीड के हिसाब से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में बदलेगा, केटामोलिक सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बदलेगा एनाबॉलिक, ये दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से बॉडी में एनर्जी पैदा होती है जो कि बॉडी के सर्वाइवल और लिविंगनेस के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने की जरूरी है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कहा गया था कि नॉर्मली टेक्सोनॉमी में हम जानते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइज तमाम तरह की प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो बायोसिस्टमेटिक का टर्म आया वो इस बात पे था कि टेक्सोनॉमी तो क्लासिफिकेशन तो हम करेंगे ही, साथ में इस बात को जानेंगे कि एक जीव का दूसरे जीव से क्या यूजनल रिलेशनशिप है। तो फाइलोजेनी विद टेक्सोनॉमी को बायोसिस्टमेटिक कहते हैं, जिसका स्कोप काफ़ी बड़ा था, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन था। ये बुक की लाइन है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब आपको पता था कि पेरियन की अगर आप बात करेंगे दो फैमिली, एक है लिलिएसी और एक है पोएसी, दोनों पेरियंथ होता है, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ भी होती है एपिफिलस भी। तो पेरियंथ इन्हीं दो फैमिली में है, इसके अलावा किसी में नहीं है, कोई नहीं है, इन तीनों में नहीं है पेरियंथ, दैट इज फोर्थ, एब्सेंट पूछा गया है। अब देखिए थॉमस माल्थस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉपुलेशन पर काम किया और इनके कार्य से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए। तो ये बात तो सही है कि इन्होंने पॉपुलेशन पे काम किया। अब जैसे सपोज है ये एक पॉपुलेशन है, एकाएक कोई जीव पैदा हो जिसमें एकाएक पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, कोई एक स्पीसीज ए थी और एक बहुत दूसरी स्पीसीज बी आ जाए, फिर सी आ जाए, तो सडन लार्ज डिफरेंस पॉपुलेशन में दिखाई पड़े, तो ये आइडिया ऑफ म्यूटेशन है जो कि ह्यूगो डिवरीज ने बताया था, ये डार्विन ने नहीं बताया था। डार्विन ये कहते कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है और इनका डायरेक्शनल और स्मॉल वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन स्मॉल डायरेक्शनल ये डार्विन का था, ह्यूगो डिवरीज का नहीं था, और ह्यूगो डिवरीज का था डायरेक्शन लेस और लार्ज वेरिएशन। ठीक, अब देखिए एक साइंटिस्ट सबसे पहले आए थे लेमार्क, जिन्होंने ये बताया था कि जिन अंगों का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगी, और जैसे से अगर वो अंग ज़्यादा डेवलप हो जाए किसी जीव में तो वो अगली पीढ़ी में सक्सेसिव जनरेशन में इनहेरिट करेगा, और इसी को कहा गया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या यूज ऑफ आर्गन एंड यूज ऑफ लाइफ फॉर्म है। मतलब जीवन की उत्पत्ति यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन से नए नए जीवों का विकास हुआ। तो ये लेमार्क ने कहा था, ये भी गलत है, फर्स्ट आंसर। कहते हैं ये जो लिखा हम दो हमारे दो, ये हस्बैंड और वाइफ है भाई, ये हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ हम दो और दो बच्चे पैदा करें, हम दो हमारे दो, मतलब बच्चे कम पैदा करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, दैट इज बर्थ कंट्रोल करो। ठीक, अब डिक्लाइन, आपको पता है कि मृत्यु दर अगर घटेगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, तो आप डिक्लाइन कर रहे हो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ घटाओगे बढ़ाओगे? सर बढ़ाएंगे, इसलिए यही गलत है। तो भाई ये तो गलत हो गया। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक थे जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकते थे, और जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों होते हैं, तो ये मेंडेलियन है, ये क्रोमोसोमल है, पता कर सकते हैं, और इससे सेक्स भी पता कर सकते हैं। फीमेल फीटिसाइड का, फीटस का सेक्स पता करना ये इलीगल है, इसीलिए इसको बैन किया गया। और सहेली जो थी नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है, क्योंकि शुरू में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थे उनमें स्टेरॉइड होने की वजह से बॉडी पर उस पर साइड इफेक्ट पड़ रहा था, तो इससे CDRI के साइंटिस्टों जो कि लखनऊ में है, इन्होंने सहेली का नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन का डेवलप किया। तो ये सही है भाई, तो गलत पूछा गया है, सेकेंड ऑप्शन। आपको पता है पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ठीक है, किसमें? एंजियोस्पर्म में, तो ये तो सही है, ए फर्स्ट। फिर एम्ब्रियोसाइक फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है एंजियोस्पर्म में, ये भी सही है। न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट, ये भी सही है। और एंडोस्पर्म आपको पता था डबल फर्टिलाइजेशन में बना था, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट ऐड हुआ, तो एक N
एन एन मिला करके ये ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से ट्रिप्लॉइड बना था, दैट इज D4। ठीक, और एक बात और कहते हैं सर कि नॉर्मली हम जानते हैं कि हेप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, तो सर ट्रिप्लॉइड क्या, ये भी स्पोरोफाइट है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, आपको पता हुकवर्म का दूसरा नाम एंकाइलोस्टोमा, ये किस फाइलम का सदस्य है, एस्केलमेंथीस का। अब एस्केलमेंथीस का है तो उसमें स्यूडोसीलोम पाया जाता है, तो ये आ गया ए सेकेंड, ये गलत है, ये भी गलत है, एक ही आंसर है, दैट इज थर्ड। अब आर्थ्रोन का दूसरा नाम फेरेटिमा, इसमें ट्रूसीलोम पाया जाता है और ये फाइलम एनिडा का सदस्य है। टेफोन्टीनिया बोलते हैं, इसमें ये सीलोमेट पाया जाता है, हालांकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और सिल्कवर्म में ट्रूसीलोम पाया जाता है, इससे मैच करेगा D4 से, बात याद रखिएगा, D4 से मैच करेगा, लेकिन इसमें अब बाकी तीनों मैच करने चाहिए, ये भी जरूरी है। तो ज्वाइंटेड अपेंडेज पाया जाता है, इसका नाम बॉम्बिक्स है, दैट इज D3, थर्ड आंसर। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट है, आपको पता है कि जो एयर से पॉलन ग्रेन एयर में जा रहा है तो फीमेल जो गायनोसियम का कोई पार्ट ऐसा होना चाहिए जो इसको इजीली पिकअप कर ले, तो फेदरी स्टिग्मा होता है जो उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को बड़े आसानी से पिकअप कर लेता है, तो ये सही है। वर्सेटाइल एंथर का मतलब कि एंथर कुछ इस प्रकार से हो कि पूरे हवा में चारों तरफ घूमता रोटेट करता रहे, इससे क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होगा तो वो चारों दिशाओं में होगा बड़ी आसानी से। तो ये अडाप्टेशन है कि आसानी से डिस्पर्सल हो चारों तरफ, 3 डायमेंशनली केवल एक डायरेक्शन में ना हो, ठीक, और आसानी से पिकअप हो फेदरी स्टिग्मा, ये दोनों एडाप्टेशन है पोएसी में। ग्लूम्स, लेमा, लोडिक्यूल, पैलिया, ये सब पोएसी में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं। और पेपस क्या है, ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, जब कैलिक्स हेरी हो जाता है उसे पेपस कहते हैं। ये कंपोस्टी अथवा एस्टेसी फैमिली में पाया जाता है। और लेग्यूम फ्रूट जो होता है वो फेबेसी में, और लोमेंटम सीजल प्लानिडी और मिमोसॉइडी में, ये भी सही है, ABCDE, दैट इज 5, फर्स्ट आंसर। अब देखिए डायग्राम पहचान लीजिए सर, ये तो हमें रेसिमोज दिख रहा है, ये गलत, ये हमें साइमोज दिख रहा है, ये भी गलत, ये आपका पेरीगाइनस है, ध्यान रखिए, ठीक, ये पेरीगाइनस है तो किसमें पाया गया था, प्लम, रोज और पिच में, और ब्रिंजल में पाया जाता है हाइपोगाइनस, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ये है इपीगाइनस, ये गुआवा सही है, इसके अलावा कुकुम्बर दिया है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर दिया, यही सही है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए ये कहा जाता है कि सपोज दैट एक कार्पेल है, जब इंसान एक अकेला होता है तो ना किसी से फ्री होता है ना किसी जुड़ा होता है, कहते हैं कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। आप किसी से फ्री होते हो या किसी से जुड़ते हो, इसका मतलब मोनोकार्पेल फिर एपोकार्पस सिनकार्पस का टर्म अप्लीकेबल नहीं है। जब कार्पेल एक से अधिक होंगे तो एपोकार्पस सिनकार्पस लगेगा, जब मोर देन 1 कार्पेल होंगे तो जुड़ेगा, तो फ्यूज कार्पेल सिनकार्पस फ्री होगा तो एपोकार्पस कार्पेल्स फ्री, दैट इज ए सेकेंड, सिनकार्पस कार्पेल फ्यूज बी फर्स्ट। और बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल होता है जो कि कंपोस्टिव फैमिली में पाया जाता है। पार्थिनोकार्पिक हमें पता है कि जो फ्रूट होता है जनरली फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, तो फर्टिलाइजेशन से बनने वाला, और बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो पार्थिनोकार्पिक। हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो नया इंडिविजुअल, तो बोलते हैं कि भाई बन गया, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन कोई इंडिविजुअल एम्ब्रियो बन जाए तो बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज D4। तो एपोकार्पस कार्पस फ्री, सिनकार्पस कार्पल फ्यूज, बेसल प्रेजेंटेशन सिंगल ओव्यूल, और पार्थिनोकार्प विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो A सेकेंड, B फर्स्ट, C थर्ड, D फोर्थ, दैट इज सेकेंड आंसर। तो देखा भाई, देखिए A सेकेंड, B फर्स्ट, C थर्ड, D फोर्थ, ये आ गया सेकेंड आंसर। तो बच्चों यही से सेशन हमारा खत्म हुआ FST 7 का पेपर डिस्कशन। और सबसे पहले शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पेपर का वो बहुत शानदार किया है। आई होप मैंने भी थोड़ा बहुत किया होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ बच्चों, रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर है, अब पूरी तरह से क्लियर है क्या होना क्या नहीं होना, इसलिए बिल्कुल 2025 की तैयारी में सब कुछ भूल करके, मायूसी, तनाव को छोड़ करके आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।